हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारी डीपीपी 3.3 यूनिट्स डायमेंशन एंड मेजरमेंट की सॉल्व कर रहे थे और इसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग हमारा नया सवाल देखते हैं विच इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 21। तो सवाल में देखिएगा हमें दिया गया है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज गिवन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। सो इट इज एफ अपॉन में क्यू इंटू ए। तो अब हम लोग इसका फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी फ्लक्स फाई ई का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्यू। फोर्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा एल स्क्वायर डिवाइडेड विद चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज करंट इनटू टाइम। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा कैपिटल टी। तो यानी कि ये हमारा बन जाएगा एज एम एल थ्री टी माइनस थ्री आई माइनस वन, राइट। तो करंट को हमने यहाँ पर आई से लिख दिया तो ऊपर में आके ये आई माइनस वन हो गया है। और इसी को हम लोग हमारे ऑप्शन से चेक करें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए इसको मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया है। चलिएगा फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स द फोर्स एफ इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स, देन डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी एंड सी अपॉन डी आर गिवन बाई। तो बोला गया है कि हमारे पास में फोर्स की इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी गई है, दैट इज एफ इज इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स, जिसमें टी यहाँ पर टाइम है और एक्स डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ए बाई बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा और सी बाई डी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। चलिएगा देखते हैं हम लोग इसको। तो देखिएगा इक्वेशन हमें दे रखी है कि फोर्स एफ इज इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कॉस dx। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग कह सकते हैं कि f का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही हमारा a sin ct का होगा और वही हमारा b cos dx का होगा। और क्योंकि ये हमारे sin ct और cos dx ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो ये तो हमारे डायमेंशन लेस हो गए, यानी कि हमारा जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो a के बराबर होगा और वही हमारा b के बराबर भी होगा। तो पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स is equals to dimensional formula of A is equals to dimensional formula of B। क्या आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का, ये होता है एम एल टी माइनस टू, इस प्रकार से। यानी कि अगर हमें यहाँ पर A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला का रेशियो लेना है तो वो सिंपली हमारा 1 या फिर डायमेंशन लेस हो जाएगा। देयरफॉर इसका डायमेंशन आ जाएगा हमारा M0 L0 T0, इस प्रकार से बताया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, हमको सी और डी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा साइन थीटा को डिनोट कर रहा है और थीटा हमारा डायमेंशन लेस होता है, देयरफॉर वी कैन से कि सी टी हमारा डायमेंशन लेस है। सेम इसी तरह से डी एक्स भी हमारा डायमेंशन लेस होगा, राइट। सो वी में से कि एज एंगल इज dimensionless, therefore dimensional formula of CT will be dimensionless or 1 and dimensional formula of dx will also be 1 or it is dimensionless। तो यहां से अब हम लोग C और D का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि C का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T इज इक्वल टू T टाइम पीरियड, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में T माइनस 1। और इसी तरह से D का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1 बाई एक्स के बराबर। x हमारा डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया l के बराबर, राइट। तो ये बन जाएगा हमारे पास में l माइनस 1, इस तरीके से। तो अगर हम लोग इनका रेशियो देखें डायमेंशनल फॉर्मूला का, दैट इज C बाई डी, तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा T माइनस 1 और
डी का डायमेंशनल फॉर्मूला L-1, यानी कि ये बन गया हमारा L-T-1, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं M0L-T-1 इस तरीके से, राइट। तो यानी कि हमें दोनों चीजें मिल गई है, तो इसीलिए हमारे ऑप्शन को अगर चेक करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज M0L0T0 एंड M0L-T-1 इस प्रकार से। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़े फिर हम लोग हमारे अगले वाले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि द रॉन्ग यूनिट कन्वर्जन अमंग द फॉलोइंग इज, तो इनमें से हमारी कौन सी यूनिट जो है वो सही नहीं है, वो हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या दिया गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, बिल्कुल सही है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर, ये भी बिल्कुल सही है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, बिल्कुल सही है। और आखिरी क्या दिया है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, यही गड़बड़ है, ये हमारा माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। तो यानी कि जो गलत है उसको हमें चूज करना है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये कितना होता है, इट इज 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर, और ये बेसिकली क्या होता है, सन और अर्थ के बीच की मीन डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है कि द मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया of cross section of the tube is proportional to pressure difference across the ends to the power n and average velocity to the power m of the liquid। तो बोला गया है कि एक ट्यूब में से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, राइट, उसका मास जो है, ठीक है ना, फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी की पावर m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो नीचे दी गई रिलेशन में से कौन सी रिलेशन हमारी करेक्ट होगी, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि मास पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर n इनटू एवरेज वेलोसिटी टू दी पावर m। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग डायमेंशनली भी इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम t इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया विच इज L स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2 टू दी पावर n हो जाएगा, और वेलोसिटी है तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इसका L t-1 टू दी पावर m। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, न्यूमरेटर में लेके इसको हम लोग लिख सकते हैं ml-2 t-1, और यहाँ पर ये m की पावर n हो जाएगी, l की पावर -n प्लस m, और t की पावर क्या आ रही है, -2n माइनस m, तो दिस इज t टू दी पावर -2n माइनस m। इस प्रकार से दोनों साइड से सिमिलर टर्म्स की पावर को इक्वेट कर लेते हैं। तो देखिएगा m की पावर को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये इस प्रकार से। तो n हमारा यहाँ पर 1 आ गया। फिर दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, l की, तो ये बन जाएगा -n प्लस m इज इक्वल टू -2 के बराबर, राइट। तो ये इक्वेशन को लिख लेंगे हम लोग -n प्लस m इज इक्वल टू -2 के बराबर, और तीसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी -2n माइनस m इज इक्वल टू -1 के बराबर। तो यहाँ पर n की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे इसमें सेकंड वाली इक्वेशन में। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, -1 प्लस m इज इक्वल टू -2, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि m की जो वैल्यू आ रही है इधर भेजिएगा +1 -2 +1, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1 इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर n और m की दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, और बेसिकली ऑप्शंस में हमें m और n के बीच में रिलेशन चाहिए। तो देखिए n 1 है, m हमारा -1 है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि m इज इक्वल टू माइनस ऑफ n,
राइट। और यही हमारा ऑप्शन हमको ऑप्शन बी में यानी कि m इज इक्वल टू -n में देखने को मिल रहा है। चलिएगा फिर अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज द डायमेंशंस ऑफ, कि अगर हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशंस का रेशियो लें तो ये रेशियो हमारा किसके बराबर मिलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं पहले। तो हमें पता है कि एनर्जी इन ए फोटोन इज गिवन बाय h इंटू फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से कि प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन में इट्स फ्रीक्वेंसी। तो डायमेंशनली वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारे पास में ml2 t-2, और फ्रीक्वेंसी का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला t-1। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ml2 t-1। फिर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू, राइट, द ऑब्जेक्ट की जो परपेंडिकुलर दूरी होती है एक्सिस से उसका स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा मास इनटू दिस आर स्क्वायर। तो आर बेसिकली हमारी लेंथ है, ये हमारा मास m, और ये बन गया एल स्क्वायर, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया हमारा ml2। तो क्या करना है अब हमें इन दोनों का रेशियो लेना है, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्लैंक्स कांस्टेंट आया है हमारे पास में ml2 t-1, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये ml2 कट गया, सिर्फ क्या बच रहा है t की पावर -1। तो ये ऑब्वियसली हमारी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, यानी कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है इस प्रकार से। और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी हमारा फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 कि मैच दी कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड मार्क दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी कोड्स गिवन बिलो, कि हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है और उसी के अकॉर्डिंगली इन कोड्स को ऑप्शन में मैच करना होगा। तो कॉलम 1 में हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी है और कॉलम 2 में इनका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो इसको ए का हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस हमें पता है इट इज पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, और पोटेंशियल इज योर वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिवाइडेड विथ दिस करंट। चार्ज क्यू को हम लोग बोल सकते हैं इट इज योर करंट इनटू टाइम, राइट, क्योंकि करंट आई क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू बाई टी, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड विद करंट आई। तो ये आ जाएगा हमारे पास में वर्क W अपॉन में करंट का स्क्वायर इनटू टाइम। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में ml2 t-2 इस प्रकार से, डिवाइडेड विद करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A, तो A का स्क्वायर इंटू T, यानी कि ये बन जाएगा फाइनली हमारे पास में ml2 t-3 A की पावर -2। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कॉलम 2 के अकॉर्डिंगली मैच करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन 2 इसके साथ मैच खा रहा है। चलिए इसी तरह से अब हम लोग अगली वाली फिजिकल क्वांटिटीज को कॉलम 2 के साथ मैच करते हुए चलेंगे। तो अगली फिजिकल क्वांटिटी क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज योर वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q। सो इट इज वर्क डन W अपॉन में चार्ज ये होता है हमारे पास में करंट इंटू टाइम, सो दिस इज I इंटू टी। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t-2, और करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर का A, और ये टाइम का T हो गया, यानी कि ये बन गया हमारे पास में ml2 t-3 A-1। तो इसको भी हमारा कॉलम 1 के साथ मैच कर लेंगे, राइट।
तो देखिएगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इसका, ml2 t - 3 a - 1। तो यहाँ पर ये हमारा मैच खा रहा है इस 3 के साथ में, विच इज ml2 t - 3 a - 1। चलिएगा अगला बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे रेजिस्टेंस से। इट इज रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। सो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू RA अपॉन में L हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, दैट इज रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया A डिवाइडेड विद लेंथ। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट, देखिएगा यहाँ से हमने इसको ऑब्टेन किया था राइट, तो यही हम लोग डायरेक्टली अब मेंशन कर लेते हैं। क्या है, ml2 t - 3 a - 2। तो ये है हमारे पास में ml2 t - 3 a - 2। क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला ये L² हो गया डिवाइडेड विद लेंथ का ये L हो गया। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में ml3 t - 3 a - 2 इस प्रकार से। तो अगर हम लोग इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो रेजिस्टिविटी क्या है हमारे पास में ml3 t - 3 a - 2। तो ऑप्शन में ये देखिएगा हमारा ऑप्शन A1 इसके साथ में ये मैच खा रहा है। चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो देखिएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें पता है ये हमारा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। सो कंडक्टिविटी इज योर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन किया है, क्या है हमारे पास में ml3 t - 3 a - 2। इसी को अगर हम लोग न्यूमरेटर में लिखें तो ये बन जाएगा m - 1 L - 3 t3 a2 राइट। तो अब हम लोग इसको ऑप्शन में देखते हैं कि किसके साथ में ये मैच खा रहा है, कि कंडक्टिविटी हमारा क्या आना चाहिए m - 1 L - 3 t3 a2। तो देखिएगा यहाँ पर, तो देखिएगा कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ये किसी के साथ मैच नहीं खा रहा है, यानी कि ये आ जाएगा हमारा नन। तो देयरफॉर हमारा करेक्ट आंसर जो है ये ना मैच करते हुए हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कोड हो जाएगा इसका ए के लिए 2 राइट, बी के लिए हमारा 3, सी के लिए 1 एंड डी के लिए 4 विच इज नन राइट। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्या दिया गया है कि द 3 फिजिकल क्वांटिटीज x, y एंड z हैव यूनिट्स ऑफ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड्स टू द पावर -5 ग्राम पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। कि हमारे पास में 3 फिजिकल क्वांटिटीज है x, y एंड z और उनके यूनिट्स हमको इस प्रकार से दिए गए हैं। फिर क्या बोला गया है कि द रिलेशन बिटवीन x, y एंड z इज, कि x, y और z के बीच में रिलेशन किस प्रकार होगी ये आपको बताना है। तो देखिएगा x हमें क्या दिया गया है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड्स टू द पावर -5। फिर y दिया गया है ग्राम पर सेकेंड और z हमें दिया गया है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग हमारे एक एक ऑप्शन को ठीक है यूज करते हुए चलेंगे कि क्या वो ऑप्शन हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, क्या दिया गया है कि x इज इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर। तो x हमको पता है तो वाई जेड स्क्वायर ये ऑपरेशन हम लोग कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए को लेते हुए चलते हैं, क्या है हमारे पास में वाई जेड स्क्वायर। तो y हमें क्या दिया गया है, दिस इज योर ग्राम पर सेकेंड इनटू z दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना है। तो देखिएगा ये बन जाएगा हमारे पास में ग्राम पर सेकेंड, ये आ गया हमारे पास में सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड्स की पावर -4 हो गई। तो देखिएगा ग्राम का ये एक ही टर्म है, ये सेंटीमीटर का यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और सेकेंड्स की पावर क्या आ जाएगी हमारी, सेकेंड्स की पावर -5। तो क्या ये हमारे x के बराबर है, बिल्कुल ये हमारे x के बराबर है, यानी कि सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए हो गया है। राइट, तो डियर स्टूडेंट्स आप बाकी इक्वेशंस को भी चेक कर सकते हैं, तो इसको आप ट्राई करिएगा बाकी ऑप्शंस के लिए। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले सवाल पे, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 28।
तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है कि इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। अगर हम लोग फोर्स F, वेलोसिटी V और टाइम T को हमारा फंडामेंटल यूनिट्स कंसीडर करें तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ दीज क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स की इक्वेशन यूज कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है, इट इज योर मास इनटू एक्सेलरेशन, और वी कैन से मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। देयरफॉर यहां से हमारे पास में मास की वैल्यू आ जाएगी, तो मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम अपॉन में वेलोसिटी। सो वी कैन से मास इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम अपॉन में वेलोसिटी। और डायमेंशनली इसकी बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इज इक्वल टू फोर्स इनटू ये वेलोसिटी ऊपर जाके वेलोसिटी की पावर -1 और टी बाई डिफॉल्ट 1 हो गया। तो इसको ऑप्शन में देखें हम लोग तो हमारा ऑप्शन डी इसके साथ में सही बैठ रहा है, यानी कि आंसर हो गया हमारा इसका ऑप्शन डी विच इज एफ वी -1 टी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर इज, कि रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारे रेनॉल्ड्स नंबर को ही समझ लेते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, राइट। रेनॉल्ड्स नंबर से हमें पता चलता है कि जो हमारा फ्लूइड है वो स्ट्रीमलाइन है या फिर टर्बुलेंट है। हम लोग इसको फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर में स्टडी करते हैं। और रेनॉल्ड्स नंबर इज बेसिकली इज गिवन बाय इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया divided with viscous force पर यूनिट एरिया। तो देखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही हमारे पास में फोर्स पर यूनिट एरिया है, यानी कि बेसिकली ये हमारा एक प्रकार से डायमेंशन लेस हो जाएगा। सो वी कैन से रेनॉल्ड्स नंबर आर इज डायमेंशन लेस, और वी कैन से ये हो जाएगा डायमेंशनली m0 l0 t0 इस प्रकार से। तो ऑप्शन में अगर इसका मैच देखें तो ऑप्शन ए हमारा सही बैठ रहा है विच इज l0 m0 t0, राइट। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन फोर्स F एंड डेंसिटी D इज F इज इक्वल टू x अपॉन रूट डी। तो फोर्स और डेंसिटी के बीच में हमारी रिलेशनशिप बताई गई है F इज इक्वल टू x अपॉन रूट डी से। तो बोला गया कि x का यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला बताइएगा, ठीक है। तो रिलेशन हमारी क्या है, F इज इक्वल टू x अपॉन में रूट डी इस प्रकार से। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि x हो जाएगा हमारे पास में f इंटू रूट डी। तो डायमेंशनली अगर हम लोग बात करें इसकी तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी टू दी पावर 1/2, क्योंकि रूट को हम लोग पावर 1/2 से लिख सकते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml t-2, डेंसिटी मास डेंसिटी क्या होती है ml-3 की पावर यहाँ पर 1/2 दे रखी है इज इक्वल टू ये हो गया ml t-2 फोर्स के लिए, और ये पावर को इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा m की पावर 1/2 l की पावर -3/2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर m की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1/2, यानी कि ये बन गई हमारी m की पावर 3/2। फिर l की पावर 1 - 3/2, यानी कि ये आ गया हमारे पास में l की पावर -1/2 और t की पावर -2 इस प्रकार से। तो ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन ए इसी को डिनोट कर रहा है विच इज l की पावर -1/2, m की पावर 3/2 एंड t की पावर -2 से। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अब हम लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि इफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन टू फिजिकल क्वांटिटीज a and b आर a and b respectively, then the absolute error in the value of a minus b आर। ये बोला गया है कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है a और b, और a और b में हमारी एब्सोल्यूट एरर a और b का है। तो बोला गया कि अगर हम लोग a और b का मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं तो इसमें हमारी एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा क्या है a माइनस b। a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं एरर के साथ में, दिस इज a प्लस माइनस डेल्टा a
ये है बेसिकली हमारा ए प्लस माइनस एरर, इसमें ए है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बी की बात करें तो बी को हम लोग कह सकते हैं बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी, यानी कि बी ये प्लस माइनस ऑफ बी, तो डेल्टा बी हमारा यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जब करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसमें हमारी जो मैक्सिमम एरर आ सकती है, दिस विल बी द समेशन ऑफ देयर एरर्स, यानी कि ये आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी का, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास में ए प्लस बी, इस प्रकार से। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, विच इज ए प्लस बी, इस प्रकार से। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन, द लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 100 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। तो सवाल कह रहा है कि अगर हम लोग फोर्स की यूनिट किलो न्यूटन से बताते हैं, लेंथ की यूनिट 1 किलोमीटर से बताते हैं, टाइम की यूनिट 100 सेकेंड से बताते हैं, तो बताइएगा राइट इस यूनिट के अकॉर्डिंगली हमारा मास की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर किलो न्यूटन की बात हो रही है, तो हमें पता है कि हमारे पास में 1 न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर हम लोग राइट किलो न्यूटन की बात करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू राइट, ये केजी मास कितना है ये हमें नहीं पता, लेटर से इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, तो ये हमारा एक्स किलोग्राम, ठीक है, इनटू 1 किलोग्राम इनटू ये हमारे पास में 100 सेकेंड, इस प्रकार से बात की है राइट। तो अब देखिएगा 1 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो यानी कि 1000 होता है, तो यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास में 10 की पावर 3 न्यूटन, और ये हो गया हमारे पास में x किलोग्राम इनटू 1 किलोग्राम में, ठीक है, 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स, 1, हाँ ये 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे पास में 10 की पावर 3 मीटर इनटू ये हमारा कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, इसकी पावर -2, यानी कि ये आ गया हमारा 10 की पावर -4 सेकंड की पावर -2 पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिएगा ये हमारा बन गया 10 की पावर 3 न्यूटन इज इक्वल टू x इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि ये आ गया 10 की पावर -1, और ये बन जाएगा हमारे पास में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जैसे कि पता है ये हमारा 1 न्यूटन के बराबर है, तो यहाँ पर ये न्यूटन से ये इसको पूरा कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि हमारे पास में जो x की वैल्यू आ रही है ये 10 की पावर -1 इधर डिवाइड में करेंगे तो ये अल्टीमेटली 10 की पावर 4 बना देगा, यानी कि x इज इक्वल टू 10 की पावर 4, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज 10,000। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 10,000 किलोग्राम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले सवाल पे, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि एफ एन डिनोट्स ए पॉजिटिव इंटीजर, h the Planck's constant, q the charge and b the magnetic field, then the quantity nh upon 2 pi qb has the dimensions of। तो सवाल कह रहा है कि n अगर हमारे पास में एक पॉजिटिव इंटीजर है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, q चार्ज है और b हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताइएगा कि ये जो क्वांटिटी है दैट इज nh अपॉन 2 पाई qb, इसके डायमेंशन किसके बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमें यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट डायमेंशनल फार्मूला लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला लगेगा इस फार्मूले को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसका डायमेंशनल फार्मूला कहाँ से निकालेंगे, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एनर्जी इन फोटोन। तो एनर्जी इन फोटोन क्या होता है, इट इज Planck's constant into frequency, और from here we can say कि Planck's constant is equals to energy in photon upon frequency, और we can say कि dimensional formula of Planck's constant is equals to dimensional formula of energy upon dimensional formula of frequency। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में mL2T-2, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T-1, इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा हमारा mL2T-1 से। फिर
चार्ज Q भी हमें चाहिए होगा, तो Q क्या होता है हमारा करंट इनटू टाइम, दैट इज I इंटू टी। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर का A से और टाइम का T से। फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं कुछ थीटा एंगल बनाते हुए, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय आई एल बी sin theta, where I is the current, L is the length of the conductor, B is the uniform magnetic field, and theta over here is the angle between current and magnetic field. तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स F अपॉन में आई एल साइन थीटा, राइट। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में एम एल टी माइनस टू अपॉन में करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ए और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में एम टी माइनस टू ए माइनस वन, इस प्रकार से चलिएगा। तो यहां पर अब हम लोग फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एन एच अपॉन में 2 पाई क्यू बी। तो एन हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये तो हमारी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो न्यूमरेटर में डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का लगेगा विच इज एम एल टू टी माइनस वन डिवाइडेड विथ 2 पाई, डायमेंशनलेस है। चार्ज क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा ए टी और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में एम टी माइनस टू ए माइनस वन। तो न्यूमरेटर एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर है हमारे पास में एम एल टू टी माइनस वन और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल का कोई टर्म नहीं है, फिर टी माइनस टू टी वन, यानी कि ये आ गया टी माइनस वन, ये ए वन और ये ए माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर इस तरह से आ जाएगा। फिर देखिएगा ये एम से एम कट जाएगा, टी माइनस वन से टी माइनस वन कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास में एल स्क्वायर। एल स्क्वायर ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा एरिया का। तो सही आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए विच इज एरिया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 34। एकदम आसान सवाल है। देखिए क्या कह रहा है हमारा ये सवाल कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज, कौन सी ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर ऑफ 1%, 2%, 3% एंड 4% respectively. Quantity P is calculated as follows. If P is equals to A cube B square upon CD, then percentage error in P is. तो बोला गया है हमारे पास में 4 क्वांटिटीज हैं, कौन सी ए बी सी और डी। ए में हमारी 1% की एरर है, बी में हमारी 2% की एरर है, सी में हमारी 3% की एरर है, डी में हमारी 4% की एरर है। तो अगर हम लोग एक क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं इन 4 क्वांटिटीज को यूज करते हुए, जिसका फॉर्मूला हमारा इस प्रकार से है, तो बोला गया है कि इस P में परसेंटेज एरर कितनी हो सकती है। सो फॉर दिस वी कैन से परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन P विल बी इक्वल्स टू, तो यहां पर देखिएगा a की पावर 3 है, तो 3 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन A प्लस b की पावर 2 है, सो 2 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन B प्लस c की पावर 1 दैट इज परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन C प्लस d की पावर हमारी बाय डिफॉल्ट 1 दैट इज परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन D इनटू ये हमारा 100। सो इट विल बी 3 इंटू परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन A क्या है 1 है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2 इंटू 2%, फिर C में हमारी परसेंटेज एरर 3%, D में परसेंटेज एरर 4%, तो ये आ जाएगा 2 + 4 + 3 + 4, यानी कि ये आ गया हमारा 14%। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए विच इज 14%। चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ ग्लास इज 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, कि किसी ग्लास की डेंसिटी हमारी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये सीजीएस सिस्टम में बताई गई है। देन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन एसआई यूनिट इज, तो यही हमारी डेंसिटी एसआई यूनिट में क्या हो जाएगी ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास यहाँ पर है 2.8 ग्राम और ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी बताई गई है। तो ये आ गया 2.8। 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 10⁻³ किलोग्राम्स के बराबर, डिवाइडेड विद सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻² मीटर और इसकी पावर हमारी 3 है। तो ये आ गया 2.8 इंटू ये हमारा 10⁻³ किलोग्राम्स डिवाइडेड विद ये पावर इसकी 3 है तो यानी कि 10⁻6 हो गया ये। सो दिस इज 10⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर 10⁻3 10⁻6 यानी कि नीचे में 10⁻3 ऊपर में आके 10⁻3 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 2.8 इंटू 10⁻3 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी विच इज 2.8 इंटू 10⁻3। इस प्रकार से चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि इन द इक्वेशन कौन सी, 1 में पी बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में के बी टी, वेर पी इज द प्रेशर, वाई इज द डिस्टेंस, के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। तो हमारी ये एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन में पी हमारा प्रेशर है, वाई डिस्टेंस है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी यहाँ पर टेम्परेचर बोला गया। तो बोला जा रहा है कि बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं। बढ़िया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इक्वेशन का यूज करते हैं कि 1 में पी बीटा इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वाई अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू ये हमारा टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां से हम लोग बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, राइट। तो बीटा को ऊपर में ले लीजिएगा तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास में, इट विल बी, ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड विद, राइट, ये प्रेशर P और ये Y नीचे आ जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Y। अब सबसे पहले हम लोग KB दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। इसका कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि गैस का कोई भी मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी 3/2 kBT। तो यहाँ से अब हम लोग KB दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 3/2 तो हमारा एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि डायमेंशन लेस हो गया। तो KB का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T से। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL2 T-2 डिवाइडेड विद टेम्परेचर, ये केल्विन हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, mL2 T-2 टेम्परेचर के लिए K-1। फिर फाइनली अब हम लोग बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करिएगा, क्या है, mL2 T-2 K-1, राइट। टेम्परेचर ये हमारा केल्विन का K हो गया, डिवाइडेड विद प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा mL-1 T-2 और Y डिस्टेंस है यानी कि ये हो गया L। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा M से M चला जाएगा, फिर ये L-1 L कट जाएगा, सिंपली L2 आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा M0 L2। फिर T की बात करें, T-2 कट जाएगा तो ये T की पावर भी हमारी 0 आ गई। फिर K-1 K ये भी कट गया, यानी कि डायमेंशनली हम लोग इसको लिख सकते हैं M0 L2 T0 और ये हमें हमारा ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज M0 L2 T0। इस प्रकार से चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन कह रहा है कि ए फिजिकल क्वांटिटी x इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला x इज इक्वल टू IFV² अपॉन में WL3
where I is moment of inertia, F is force, V is velocity, W is work and L is the length, the dimension of x are। तो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी x है जिसका फॉर्मूला हमें इस प्रकार से दिया गया है, राइट। और बोला गया है कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, F फोर्स है, V वेलोसिटी है और W हमारा वर्क है और L हमारा लेंथ है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला x का हमें निकालना है। चलिएगा करते हैं फिर इसको हम लोग। तो x का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ w, राइट। w यहाँ पर वर्क है हमारा, इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ l का ये क्यूब हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, दिस इज योर मास इनटू रेडियस स्क्वायर, तो ये आ गया ml स्क्वायर। फिर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू। फिर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये, होल डिवाइडेड विद वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू, फिर ये एल क्यूब है। तो देखिएगा न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग। तो न्यूमरेटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये देखिए ये एल टू टी माइनस टू है, तो ये बन जाएगा एम टू एल फाइव टी माइनस फोर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर आ जाएगा एम एल फाइव टी माइनस टू, इस प्रकार से। यानी कि फाइनली ये क्या बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा एम टी माइनस टू, इस प्रकार से। यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज एम टी माइनस टू, इस तरह से। चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2x क्यूब एल स्क्वायर अपॉन m रूट n। तो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला हमें इस प्रकार से बताया गया है। फिर आगे बोल रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ k, l, m एंड n आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। कि यहाँ पर k को मेजर करने में एरर हमारी 1% की है, l को मेजर करने में 2% की है, m को मेजर करने में 3% की है और n को मेजर करने में 4% की एरर है। देन द वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टेन बाय। तो x में हमारी परसेंटेज एरर कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन x पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारी परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन x विल बी गिवन बाय, ये हमारे k की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन k प्लस l की पावर 2 है, तो 2 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन l प्लस परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन m प्लस ये रूट n है, तो रूट n यानी कि पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन n, ये इस प्रकार से। तो ये आ जाएगा 3%, 3 इंटू परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन k विच इज 1। इसी प्रकार से ये आ जाएगा 2 इंटू ये हमारा 2% प्लस 3% प्लस हाफ इंटू 4% से, तो ये बन गया हमारा 3% प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4% प्लस दिस इज 3% प्लस ये हमारा कट के 2 आ गया, यानी कि ये आ गया 2%। तो 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 ये आ जाएगा हमारा 12, तो आंसर आ जाएगा 12%, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिएगा फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल कि द क्वांटिटीज a एंड b आर रिलेटेड बाय द रिलेशन m इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर m इज द लीनियर डेंसिटी एंड a इज द फोर्स। कि a और b हमारे पास में दो क्वांटिटीज है और ये आपस में इस रिलेशन से कनेक्टेड है, यानी कि m इज इक्वल टू a अपॉन b से m हमारा यहाँ पर लीनियर डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, और a यहाँ पर फोर्स है। तो बोला गया कि b का डायमेंशन किसके बराबर होगा, राइट। तो देखिएगा हमारी जो रिलेशन हमें दे रखी है क्या है, m इज इक्वल टू a अपॉन b, ये रिलेशन है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू a अपॉन m हो जाएगा, और डायमेंशनली वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m। a हमारा क्या है, फोर्स है,
राइट। ध्यान रखिएगा ए हमारा क्या है, फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL(T-2) डिवाइडेड विथ लीनियर डेंसिटी विच इज मास पर यूनिट लेंथ विच इज mL-1। तो ये बन जाएगा हमारा L2T-2 इस प्रकार से। और अब हम लोग ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं कि क्या इनका ऑप्शन हमारा L2T-2 का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल रहा है क्या, जिसका भी मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, प्रेशर को। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। फोर्स इज mL2T-2 और एरिया ये आ गया L²। तो ये बन गया हमारा m(T-2). क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी कि ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी को देख लेते हैं, क्या है हमारी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज गिवन बाय हीट गिवन अपॉन कितना मास को हीट दी गई है। तो हीट एक प्रकार से एनर्जी है, तो ये आ जाएगा mL2T-2 यानी कि वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर, और ये हमारा मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m हो गया। तो यानी कि ये m से m कटने पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा L2T-2। तो क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है, L2T-2 बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि सही आंसर हमारा लेटेंट हीट हो जाएगा। एक बार हम लोग वर्क के लिए भी देख लेते हैं। तो अब देखिएगा ऑप्शन सी, वर्क की बात हो रही है। वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है, फोर्स होता है mL(T-2), डिस्प्लेसमेंट L। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा mL2T-2 बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसके साथ में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज लेटेंट हीट, राइट। इस तरीके से चलिएगा फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय x इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो हमें इस प्रकार से दी गई है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ m, l एंड t आर अल्फा, बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। कि यहाँ पर m, l और t को मेजर करने में हमारी जो एरर है वो हमको अल्फा, बीटा और गामा की मिल रही है। देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी x इज। तो x क्वांटिटी में हमारी मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी हो सकती है, ये हमसे पूछी जा रही है। सो फॉर दिस वी कैन से कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर इन x विल बी गिवन बाय, देखिएगा यहाँ पर m की पावर a है, तो ये आ गया a इंटू परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन m, प्लस l की पावर b है, तो ये आ जाएगा b इंटू परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन l, प्लस t की पावर c है, तो ये आ जाएगा c इंटू परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन t इंटू 100। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा a परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन m हमारी कितनी है, अल्फा, राइट। तो ये अल्फा परसेंट, प्लस इसी प्रकार से l में परसेंटेज एरर कितनी है, बीटा की, तो ये आ गया b इंटू बीटा परसेंट, प्लस c इंटू t में परसेंटेज एरर कितनी है, गामा की, तो ये हमारा इस प्रकार बन गया। तो यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए विच इज a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा से। चलेंगे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1/2 आर। कि हमारे पास में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का डायमेंशंस क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखिएगा इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट का, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय c इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू, राइट। इसको हम लोग ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट यानी कि इसको हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं, और न्यूमरेटर में अगर लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। और यही इसी का ही डायमेंशनल फॉर्मूला हमें चाहिए था, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर हो जाएगा।
तो स्पीड है तो ये हो गया एल टी माइनस वन, यानी कि ये हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज एल टी माइनस वन। चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि इफ P इज इक्वल टू आर टी अपॉन में v माइनस बी ई टू दी पावर माइनस अल्फा v अपॉन में आर टी देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज। अगर P की इक्वेशन या रिलेशन इस प्रकार से दी गई है तो बोला गया कि यहाँ पर अल्फा जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो एक तो ये चीज हम लोग कह सकते हैं कि e की पावर जो भी है ये हमारा डायमेंशन लेस रहेगा, राइट। तो करते हैं इसको सॉल्व फिर। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन दे रखी है क्या है, इट इज p इज इक्वल टू आर टी अपॉन में v माइनस बी ई की पावर माइनस अल्फा v अपॉन में आर टी। इस प्रकार से हमारी ये इक्वेशन हमें दे रखी है ना, राइट। तो यहाँ पर ये जो पावर है ये ऑब्वियसली हमारी डायमेंशन लेस, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा v अपॉन में आर टी ये बेसिकली हमारी डायमेंशन लेस, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारा 1 के बराबर। तो यहाँ से अब हम लोग कह सकते हैं कि जो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये न्यूमरेटर में जाके आर टी और ये v डिनोमिनेटर में आके इस प्रकार हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब हम लोग ये कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जो v का डायमेंशन है वही हमारा b का डायमेंशन है। देयरफॉर वी कैन से p इंटू वी हमारा डायमेंशनली आर टी के बराबर हो जाएगा। दैट इज वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी वी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर टी के बराबर हो जाएगा। और फ्रॉम हियर वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम t। चलिए इसको हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं। Thus we can say from here कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r इज इक्वल टू p, p हमारा प्रेशर है तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज m l माइनस वन टी माइनस टू, और v हमारा वॉल्यूम है ये आ गया L3 अपॉन में T टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का K होता है। तो ये हमारा इन टोटल बन जाएगा m L2 T माइनस टू K माइनस वन। इस प्रकार से इस R का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे ताकि हमें अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। देयरफॉर वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, राइट, R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारा ML2 T माइनस टू K माइनस वन इंटू टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला K डिवाइडेड विद वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला ये L3 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा M L माइनस वन T माइनस टू, और ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है, राइट। सो हियर ऑप्शन को मैच करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए विच इज प्रेशर P। चलिएगा फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है कि वेलोसिटी v इज गिवन बाय v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी वेयर t इज टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन ये इस प्रकार से दी गई है और t यहाँ पर टाइम है। सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर a b और c के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, राइट, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या है, दिस इज ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग ये कह सकते हैं कि v का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ए टी स्क्वायर के बराबर, वो हमारा बी टी स्क्वायर और वही हमारा c के बराबर होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो a का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा v अपॉन में टी स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला L T माइनस वन, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला ये स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया, यानी कि ये बन जाएगा हमारा L T माइनस थ्री। इस प्रकार से फिर
बी टी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्वियसली वेलोसिटी के बराबर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी टी के बराबर। और यहाँ से हम लोग कह पाएंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी v अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम t। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा एल टी माइनस वन अपॉन में टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t हो गया, तो ये बन गया हमारा एल टी माइनस टू, इस प्रकार से, राइट। और आखिर में c का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्वियसली v के बराबर, तो c इज इक्वल टू डायमेंशनली v के बराबर, दैट इज एल टी माइनस वन। तो ऑप्शन में देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिएगा फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, राइट। अगला सवाल कह रहा है कि फ्रॉम द डायमेंशनल कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो डायमेंशनल एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए बताइए यहाँ पर कि कौन सी इक्वेशन हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा टाइम के हिसाब से ये इक्वेशन है हमारी, क्या क्या टर्म है, टी है, आर है, जी है, एम है, तो उस लगभग सभी में यही दिख रहा है। आर यहाँ पर लेंथ है, राइट, सो वी कैन से दिस आर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा लेंथ के बराबर। जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, विच इज फोर्स एफ इज इक्वल टू जी मास m1 इंटू m2 अपॉन में मासेस के बीच की दूरी विच इज r स्क्वायर। और फ्रॉम हियर वी कैन से कि g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। तो डायमेंशनली वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m1 इंटू m2 के बराबर, इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला L2 के बराबर अपॉन में ये हमारा मासेस का मल्टीप्लिकेशन यानी कि एम स्क्वायर हो गया। तो यानी कि इन टोटल ये बन जाएगा m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू के इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन ए को हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा क्या है हमारे पास में, इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, राइट, यहाँ पर ये 2 पाई, ये तो हमारा कांस्टेंट है यानी कि डायमेंशन लेस हो गया, और r बेसिकली लेंथ है, तो ये हमारा l क्यूब हो गया। फिर हम लोग इसका होल का पावर 1/2 ले लेंगे अपॉन में ये g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारा m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, फिर ये मास m और इसकी होल की पावर ये 1/2। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा L3 से L3 चला गया, m माइनस वन ये m चला गया, यानी कि नीचे में हमारा t माइनस टू आया है, और इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले सकते हैं एज t की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 है, यानी कि ये बन जाएगा हमारा सिंपली t। यानी कि हमारी जो इक्वेशन ए है वो बिल्कुल सही इक्वेशन है। तो इस प्रकार से ये हमने हमारी सेकंड डीपीपी को, सॉरी, हमारी यूनिट्स डायमेंशन एंड मोशन की थर्ड डीपीपी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप इसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और काफ़ी आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो इसीलिए हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा मोटो यही है कि स्टडी दैट मीन्स कि ऐसी पढ़ाई जो आपके दिमाग में छप जाए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई डीपीपी के साथ में, विच विल बी आवर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो टिल देन गुड नाइट एंड बाय बाय।